Good morning, everyone. Welcome to Civil Daily Platform. This is sixth lecture in the series of construction technology, and today we are going to discuss about site layout and control. लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन को पढ़ा है. साइट लेआउट कंट्रोल में हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी साइट स्ट्रक्चर, प्रोविजन ऑफ टेम्पररी सर्विसेज एंड फेंसिंग एंड होर्डिंग, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं. अगर हम लोग जॉब लेआउट साइट कंट्रोल के बारे में बात करें तो आप जानते हो किसी भी साइट में अगर आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हो, आपके पास एक फ्री लैंड है, आपके पास अभी एक फ्री स्पेस है जहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की हुई नहीं है, और आपको वहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाना है, चाहे वो स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कैनाल है, आपको कोई भी स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करना है. तो आपको इनिशियली सबसे पहले क्या करना होता है, आप अगर नॉट बीइंग अ सिविल इंजीनियर ओनली, अगर आप ऐसे भी सोचते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको सबसे पहले वहाँ पे मटेरियल को एक स्टोरेज के लिए एक एरिया डिसाइड करना होता है कि आप कहाँ पे किस मटेरियल को स्टोर करोगे. इसके बाद आप अपने मशीनरीज़ को कहाँ सेटअप करोगे. इसके बाद जो वर्कर्स लेबरर्स हैं उसको आप कहाँ पे स्पेस दोगे, स्पेस उनके लेबर हाउसिंग के लिए. इसके बाद ये सारी चीज़ें, बहुत सारा सेटअप करना पड़ता है. और जब आप इन सेटअप के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हो ना, इसको डिटेल्स में एनालाइज करके अगर आप इन सारे सेटअप को लगाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो कंस्ट्रक्शन की जो आपके जो ड्यूरेशन है ना, जो आपके टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो कम हो जाते हैं, और आपकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इफ़िशिएंट होती है. इसका मतलब ये है कि अगर आपने सारी चीज़ें जो भी है उन चीज़ों को आपने सही से लोकेट किया है, आपने अपने कंक्रीट मिक्सचर मशीन के अराउंड में अगर आपने सारे मटेरियल को रखा हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, मटेरियल को कम से कम ट्रैवल करना होगा मशीन तक लाने के लिए. मतलब आपको कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए एग्रीगेट, सैंड और सीमेंट को ज़्यादा दूर से नहीं लाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपको जो टाइम कंजम्पशन है वो कम होगी. तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी साइट में अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोगों को जो एक बेसिक जो फैसिलिटीज़ है ना, इन फैसिलिटीज़ को हम लोगों को एक लेआउट में, प्रॉपर लेआउट में, स्किल्ड वे में हम लोगों को अवेल कराना पड़ता है, ताकि जो किसी भी साइट की जो फीचर है ना, वर्किंग फीचर है, वो बेहतर हो, ज़्यादा इफ़िशिएंट हो. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जॉब लेआउट क्या है या साइट कंट्रोल क्या है, तो जॉब लेआउट और साइट कंट्रोल इज़ अ स्किल्ड ड्राइंग. कि किस तरह की ड्राइंग है, स्किल्ड ड्राइंग ऑफ द प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन साइट शोइंग द रिलेवेंट फीचर्स सच एज. तो जब भी आप किसी भी साइट की अगर स्किल्ड ड्राइंग, बहुत अच्छे से आप स्किल्ड वे में अगर एक ड्राइंग प्रिपेयर करते हो जहाँ पे आप उसकी जो बेसिक रिलेवेंट फीचर्स है अगर आप उसको शो करते हो, तो उस तरह की जो ड्राइंग है उसको हम लोग जॉब लेआउट बोलते हैं. बेसिकली क्या क्या शो करना होता है इसमें आपको ये बताना होता है कि एंट्री पॉइंट कहाँ पे है साइट में, जो इंटर होना है वो कहाँ से, किस पॉइंट से होना है. आपको रोड और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को देखते हुए आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट डिसाइड करना होता है. इसके बाद आप ऑफिस कहाँ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, समहाउ हम लोगों को मालूम होना चाहिए. अगर हम लोग कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप जाएंगे, आप जनरली किसी कंस्ट्रक्शन साइट को, कहीं पे कोई अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर आप उसको विजिट करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जहाँ पे आपकी एंट्री डोर है ना, जहाँ से आप इंटर कर रहे हो साइट में, जनरली आपकी जो ऑफिस या सिक्योरिटी गार्ड रूम होती है वो उसके क्लोज में होती है, वहाँ से नियरर होती है. इसका रीज़न ये है कि कोई भी विजिटर्स, क्लाइंट अगर कोई बाहर से आ रहा है तो आपको उसके साइट, आपके ऑफिस तक पहुँचने के लिए, आपके ऑफिस विजिट करने के लिए, इंजीनियर से मिलने के लिए उसको पूरे साइट को विजिट ना करना पड़े. तो इस पर्पज़ से जो बेसिकली आपका ऑफिस है वो नियर टू कंस्ट्रक्शन, नियर टू एंट्रेंस पॉइंट बनाया जाता है. इसके साथ साथ अगर आपकी ऑफिस सिक्योरिटी गार्ड रूम जो है, अगर वो आपको नियर टू द एंट्री पॉइंट या एट द एग्जिट पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी मटेरियल की जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, आप उसके ऊपर प्रॉपर आप उसका एक डेटा प्रिपेयर कर सकते हो. आप पूरे को आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपके साइट में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है. तो सारे के सारे सिक्योरिटी पर्पज से भी, और आपके जो क्लाइंट और जो विजिटर्स हैं उनके फैसिलिटीज़ को देखते हुए, उनके कन्वीनियंस को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी साइट में जो ऑफिस सिक्योरिटी रूम है उसको हम लोग नियरर टू एंट्रेंस पॉइंट प्रोवाइड करते हैं. स्टोरेज स्पेस फॉर मटेरियल लाइक सीमेंट. अब आप जानते हो सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग अगर थोड़ी भी ह्यूमिडिटी में छोड़ देना तो वो क्या होता है, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. और बेसिकली सीमेंट सॉलिड ही होता है, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सब के सब जो है सॉलिडिफाई हो जाते हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सीमेंट को ऐसी जगह पे स्टोर नहीं कर सकते. हम लोग को सीमेंट को स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर आपको जो है गोडाउन या प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी हम लोगों को प्रोवाइड करनी होती है. तो हम लोगों को ये भी सीमेंट को कहाँ स्टोर करना है, स्टैक लोकेशन लाइक सीमेंट, लाइक सैंड, ब्रिक, रेनफोर्समेंट, इनको कहाँ रखना है,
वॉशरूम टॉयलेट कहाँ प्रोवाइड करना है, बार बेंडिंग एरिया कहाँ बनाना है। बेसिकली अगर बार बेंडिंग के बारे में बताऊँ तो आप जानते हो कि दो तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास होती है। तो अगर मैं आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, आपको कॉलम देना पड़ता है, रेनफोर्समेंट देना पड़ता है, आपको रूफ डालना पड़ता है, छज्जा डालना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग बार प्रोवाइड करते हैं ना, स्टील बार प्रोवाइड करते हैं। तो उस स्टील बार को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस स्टील बार को हम लोगों को अपने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, अपने पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कट करके, उसको ज्वाइंट करके हम लोगों को ग्रिलेज बनाना पड़ता है। तो इसके लिए जो एरिया सेलेक्ट करते हैं ना, उसको बार बेंडिंग एरिया बोलते हैं। तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बार बेंडिंग एरिया हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, मशीन्स को कहाँ सेटअप करने वाले हैं, कॉन्क्रीट मिक्सचर हो या फिर साइड टू साइड जो मशीन्स वेरी करती है उनको आप कहाँ पे रखने वाले हो, एरिया फॉर हाउस, एरिया फॉर कीपिंग इक्विपमेंट्स, लेबर हाउसिंग, ये सब कहाँ पे होने वाले हैं। तो बेसिकली साइट लेआउट, साइट कंट्रोल या जॉब लेआउट में हम लोगों को क्या करना होता है, हम लोगों को जो भी सारी फैसिलिटीज़ हैं उसको एक स्किल्ड ड्राइंग में हम लोग शो करते हैं, एक ड्राइंग बनाते हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज़ को हम लोग दिखाते हैं। और अगर आपने सब कुछ सही से सेट किया है, आपने सारी की सारी फैसिलिटीज़ को एक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिज़ाइन किया है, देन समहाउ इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। और एक सिविल साइट इंजीनियर के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव आइडिया कि आपको कौन सी चीज़ों को कहाँ पे रखना है, आपको एक साइट का बेसिक लेआउट कैसे बनाना है। और ये जो लेआउट है ना, ये आप कॉपी नहीं कर सकते, मीन्स यू कैन नॉट कॉपी वन लेआउट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। क्या होता है कि साइट की जो लेआउट है ना, वो साइड टू साइड वेरी करती हैं, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कैसी है, आपका जोग्राफिकल फीचर कैसा है, आपकी मटेरियल की डिलीवरी रेट कैसी है, आपके साइट में और सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। व्हेन यू विल बी एक्सपीरियंस, व्हेन यू विल वर्क इन नंबर ऑफ साइट, तो आपको क्या पता होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों को ये फैसिलिटीज़ कहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। वन मोर पॉइंट व्हाट आई वांट टू डिस्कस कि जब आप साइट पे जाओगे ना, तो कभी कभी आप देखोगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में ही क्या कर लिया जाता है, ये सारी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर दिया जाता है। समहाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 10 G+10 स्टोरी बिल्डिंग आप बनाने जा रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने उसमें जो है G+2 कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है ना, लेबर हाउसिंग हो गया, आपकी सीमेंट के स्टोरेज के बारे में हो गया, आपकी जो बेसिक ऑफिस है, ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। जिससे कि क्या होगा कि आपको एक स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाएगी, सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाएगी, आपकी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल्स में समझने वाले हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और हम लोगों को कैसे इसको जो है किसी भी साइट को बेसिकली डिज़ाइन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ साइट लेआउट के डेफिनेशन के बारे में, देन अ प्लान इन विच द अरेंजमेंट फॉर प्लेसिंग साइट ऑफिस, स्टोर रूम, लेबर क्वार्टर, मेडिकल सेंटर, facilities are storage for keeping construction material and other facilities are properly prepared for chalk out is called as job layout और site layout। तो site layout अभी मैंने बताया आपको, और यही चीज़, यही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको समझना है, जब हम लोग एक अरेंजमेंट बनाते हैं ना साइट में, अलग अलग साइट की जो यूटिलिटीज़ हैं उनको सेटअप करने के लिए, तो उसको हम लोग साइट लेआउट बोलते हैं। इन अरेंजमेंट्स को करने से फ़ायदा क्या होता है, तो द अरेंजमेंट फॉर प्रोसेस शुड बी सच दैट द वर्क डन स्मूथली एंड इन ऑर्डरली मैनर। जो आपकी वर्क हो रही है ना, साइट में कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन एक साथ पैरेलली बहुत सारे फेज़ में आपको देखने के लिए मिलेगी। कि सपोज़ आपने एक बहुत बड़ा सा एरिया सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल या आप स्कूल बना रहे हो, नंबर ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो सबके लिए कंस्ट्रक्शन जो है ना पैरेलली चलती है। तो ये सारे वर्क स्मूथ वे में हो, ऑर्डरली हो, तो इनके लिए हम लोगों को साइट लेआउट बनाना पड़ता है। In the job layout plan, there should be proper correlation and coordination among different units in such a way that the office site and warehouse are placed close to entrance of the site so as to have better contact to visitors। अब आपने ये अभी देखा, आपने अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि हम लोगों को ऑफिस कहाँ डालना पड़ता है। ऑफिस हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एट द एंट्रेंस। वैसे ही हम लोग मशीनरीज़ को कहाँ सेटअप करेंगे, सपोज़ आपके पास कॉन्क्रीट मिक्सचर है, आप कहाँ सेटअप करोगे, कॉन्क्रीट मिक्सचर को आप सेटअप करने की कोशिश करोगे। कॉन्क्रीट मिक्सचर वैरी करती है कंस्ट्रक्शन साइट के अकॉर्डिंग, कहीं कहीं पे हम लोग प्री मिक्स कॉन्क्रीट भी मंगाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी साइट कैसी है, लेकिन मैं एक जनरली मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा प्लांट है, लो बजट का प्लांट है और लो बजट की कंस्ट्रक्शन है आपको, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको मशीन को वहाँ सेट करना होता है जहाँ से आपकी जो भी आपकी जहाँ पे कॉन्क्रीट की यूजेस हैं वहाँ से आपको नियरर हो, ताकि आपको जो कॉस्ट ऑफ लेबरिंग है वो कम हो जाए। द एरिया शुड बी प्रॉपरली अलॉटेड इन सच अ वे दैट द एफर्ट
and time required in carrying material is minimum, which reflects on increasing efficiency and speed of construction. तो एरिया को हम लोगों को क्या करना चाहिए, एरिया जो भी अलॉट किया गया है मटेरियल को स्टोर करने के लिए वो नियरली होना चाहिए और इफ़िशिएंट वे में कंस्ट्रक्ट हो सके। इसके लिए हम लोगों को जो है मटेरियल को ऐसे जगह पे स्टोर करना है जहाँ से हम लोग उसको इजीली पिक कर सके कंस्ट्रक्शन पर्पस में, कंक्रीट प्रिपेयर करने के लिए या दूसरे पर्पस में हम उसको आराम से यूज़ कर सकें। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आप जानते हो कि हम लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है। आप अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना होता है, आपकी सारी काम ख़त्म हो गई तो आपको वहाँ पे जो है टाइल्स लगता है और भी आपकी बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं उनको सेटअप किया जाता है और ये यूटिलिटीज़ बहुत कॉस्टली होती है। तो जनरली क्या होता है कि आपको इन सारी चीज़ों को ना ग्राउंड फ्लोर में एक प्रॉपर रूमिंग करके इसको स्टोर कर दिया जाता है ताकि आपकी ये सिक्योर भी रहे और इसके साथ साथ हम लोगों को जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो जाए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप जब तक साइट में जाओगे, आप साइट में इसको रियल फील्ड में जब तक आके आप इसको फील नहीं करते हो, आप अरेंज वे में सब कुछ देखते नहीं हो या साइट टू साइट अगर आप विजिट नहीं करते हो, इट विल नॉट हैव अ क्लियर आइडिया। आपको यहाँ पढ़ के बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा बट आप जो बेसिकली एक साइट में कौन सी फैसिलिटीज़ को कहाँ प्रोवाइड करना है, कहाँ पे उसको किन यूटिलिटीज़ को कहाँ पे सेटअप करना है, ये जब आप एक साइट विजिट करते हो तो साइट के नेचर के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर बेसिक फंडामेंटल्स पता है कि आपको कंस्ट्रक्शन किस फेज़ में कराना है, आपको किस फेज़ में आपकी कंस्ट्रक्शन होनी है, पहले क्या बनेगा बाद में क्या बनेगा और इनके बीच का जो पैरेलल कनेक्शन है वो कैसा है, जिसको बेसिकली हम लोग CPM एंड PERT मेथड से एनालिसिस करते हैं, जिसको आप आगे चल के पढ़ने वाले हो। अगर मैं बात करूँ स्टोरेज स्पेस फॉर मटेरियल एंड स्टैक लोकेशन शुड बी नियर टू द कॉन्क्रीट मिक्सिंग एरिया सो दैट द एफिशिएंसी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी इंक्रीज्ड। ये वही बात हो गई कि मुझे जो भी मटेरियल है ना, मटेरियल को नियर टू द मिक्सचर एरिया लगाना है, कंक्रीट मिक्सिंग के बगल में लगाना है ताकि जो आपकी मटेरियल है उसको आसानी से पिक की जा सके, आसानी से उसको ला करके मिक्स किया जा सके। अगर मैं बात करूँ एक बेसिक लेआउट के बारे में, आपके स्क्रीन पे है, मैंने अलग अलग यूटिलिटीज़ बताया आपको कि, तो आप यहाँ देख सकते हो आपकी ऑफिसेस यहाँ पे हैं, आपके कारपेंटर के लिए स्पेस यहाँ पे है, ब्रेक रूम यहाँ पे है, ब्रेक रूम जहाँ पे लेबरर, इंजीनियर, आपकी जो भी लोग हैं जो भी साइट में इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली यहाँ पे आके ब्रेक ले सकें। टॉयलेट यहाँ पे है, इसके साथ साथ आपका एक्सकवेटेड ग्राउंड यहाँ पे है। अगर आप ट्रैश एंड रिसाइकल्स की बात करोगे, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलती हो तो उसको आपने यहाँ स्टोर करना है। अगर आप स्टील डिपॉट की बात करोगे तो वो आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, उसके लिए क्रैन यहाँ पे एक सेटअप किया गया है और इसके साथ साथ स्टोन डिपॉट यहाँ पे है, प्लास्टर लाइट यहाँ पे है, वुड डिपॉट यहाँ पे है। अगर आप बात करोगे रेड वाले लाइन के तो ये क्रैन का रेडियस है और आप एक चीज़ समझ लो, जिस भी प्लान में अगर आपको बताया जाता है साइट लेआउट में कि वहाँ पे क्रैन सेटअप करना है तो क्रैन सेटअप करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे मटेरियल को हम लोगों को कुछ हाइट में पिक करना होता है ना। तो हाइट में इसका मतलब ये किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, ये बेसिकली मेरी किस तरह की कंस्ट्रक्शन है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए एक साइट लेआउट का प्लान है और ये वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर मैं बात करूँ, आपने यहाँ पे देखा है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आपकी एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, आप देख रहे हो कि इधर से एंट्रेंस है और इधर से एग्जिट है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर आपकी रोड में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस डायरेक्शन में वन वे हो, ये रोड किस तरह का होता, अगर वन वे होता तो आपकी एंट्री कहाँ से होती, इधर से होती और आपकी एग्जिट कहाँ से होती, इधर से होती। तब उस कंडीशन में आपका ऑफिस कहाँ शिफ्ट हो गया होता, इस तरह। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो फीचर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपकी जियोलॉजिकल फीचर से इन चीज़ों को देख के डिज़ाइन करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपना जो भी कंस्ट्रक्शन करने वाले हो उसके लिए बेसिक साइट लेआउट कैसा होगा। अगर मैं बात करूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग साइट लेआउट, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर को मैंने अभी डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं फिर से यहाँ अगर नोट डाउन करूँ, लोकेशन, एरिया एंड टोपोग्राफी ऑफ साइट, कहाँ पे आपकी साइट है, उसका एरिया कैसा है, टोपोग्राफी का मतलब जो वर्टिकल एलिवेशन है ना वो कैसा है साइट का, वहाँ पे आप कैसे रीच कर सकते हो, साइट प्लेनी एरिया है कि हिली एरिया पे है, कैसे है वो, इस फैक्टर पे भी आपका जो है साइट लेआउट वेरी करता है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसा है आपका, आप किस मेथड से कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ साइट, ऑफिस, स्टोर रूम, लेबर क्वार्टर, गोडाउन्स, फर्स्ट एड, अवेबिलिटी ऑफ स्पेसेस, अवेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको साइट में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल करानी है। अब मैं अगर आपको दो अलग अलग साइट को कंपेयर करूँ, दोनों आपकी कंस्ट्रक्शन साइट है, मैं अगर दोनों को कंपेयर करूँ तो साइट लेआउट की जो सिस्टम है ना ये पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। अगर मैं रोड कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, आपने एक हाईवे कंस्ट्रक्शन करना है और दूसरे में आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप देखोगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपकी जो कंस्ट्रक्शन है ना
वो ऑल अराउंड अ बाउंड्री चलती है। एक बाउंड्री के अंदर आपको पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, पूरी की पूरी मटेरियल्स आपको स्टोर करनी होगी। लेकिन अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको 50-60 किलोमीटर का एक रोड है जिसमें पैरेलली काम चल रहा है, तो आप किसी एक पॉइंट पे ऑफिस सेटअप नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या होता है, जनरली आपको ब्रेकिंग रूम या ब्रेकिंग स्पेस टाइप का शेड प्रोवाइड किया जाता है, और इसके साथ साथ जो भी इंजीनियर्स होते हैं, जो भी साइट इंजीनियर होते हैं, वो क्या होते हैं, या साइट इंचार्ज जो होते हैं, वो पूरे साइट में विजिट करते हैं और विजिट करके साइट में आपके वर्क को जो है वो कंटिन्यू कराते हैं। तो ये वैरी करता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन किस टाइप की है, आपकी साइट कैसी है, और somehow you will gain this kinds of things, you will gain the process of making a layout by your experience। जब आप साइट में नंबर ऑफ साइट विजिट करोगे तो आपको समझ आएगा कि हम लोग रोड कंस्ट्रक्शन में कैसे लेआउट लगाते हैं। ये अलग अलग कंपनी की जो मेथोडोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है। किसी लो बजट कंपनीज़ में आप जो उसकी जो मेथड्स देखोगे वो कुछ अलग होने वाली है। अगर आप हाई बजट कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको मेथड्स अलग होने वाली है। टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करता है। अगर आपको साइट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके देना है, सारे के सारे कंस्ट्रक्शन को तुरंत करना है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपकी साइट की लेआउट अलग होती है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत टाइम अवेलेबल है, आपकी जो टाइम जो आपको दिया गया है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपकी जो साइट की जो बेसिक लेआउट है ना वो चेंज हो जाती है। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली अगर हम लोग लेआउट को डिफाइन करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है कि साइट में जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड करना, इफ़िशिएंट वे में प्रोवाइड करना, दिस इज़ बेसिकली लेआउट। अगर हम लोग साइट क्लियरेंस की बात करें, व्हाट इज़ साइट क्लियरेंस, तो आप जैसे कि टर्म से समझ सकते हो ना कि जो क्लियर स्पेस प्रोवाइड कराना है, क्लियर स्पेस अवेलेबल कराना है। अब ये क्लियर स्पेस का मतलब क्या हुआ, आप जब किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हो, आपने मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए आपने एक साइट चूज़ किया हुआ है और उस साइट पे आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। लेकिन आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या होता है कि आपने एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड नहीं किया है। स्पेस फॉर व्हाट, स्पेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आपकी क्या है कि प्रॉपर एक चैनल नहीं है। चैनल नहीं है का मतलब है कि आपकी जो भी आपके मटेरियल साइट में आपके आ रहे हैं, या मटेरियल आपको जो रिसाइकल्ड मटेरियल है वो आपको साइट से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो इन चीज़ों के लिए आपके पास ना प्रॉपर स्पेस आप प्रोवाइड नहीं करते हो। आप अपने एंट्रेंस पे, आप अपने रोड पे, आपने जिसको रोड बनाया है टेम्प्रेरी रोड, वहाँ पे ही आपकी सारी की सारी मटेरियल या किसी तरह की कोई हर्डल है जिसके चलते आप प्रॉपर स्पेस अवेलेबल नहीं करा सकते हो। अब आपको कहीं पे रूफिंग करना है, कहीं पे कॉन्क्रीटिंग करना है, और आपके लिए वहाँ पे मशीनरी सेटअप करने के लिए स्पेस नहीं है। तो हम लोग साइट क्लियरेंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं साइट क्लियरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी जॉब लेआउट प्लान के लिए। हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी साइट में किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रीज, प्लांट, डिगर, स्टोन साइज एक्सेट्रा, किसी भी तरह की कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको कंस्ट्रक्शन में आपको जो है डिले हो या कंस्ट्रक्शन में आपको प्रॉब्लम हो। क्योंकि अगर आपके पास सपोज आपने रोड डिज़ाइन किया है, आपने एक रोड का लेआउट बनाया अपने साइट लेआउट में, और इन द सेम वे उसी रोड के साइड में आपको क्या होता है, एक ट्री है जो जिसके चलते आपकी जो व्हीकल है जिसकी हाइट ज़्यादा है वो पास नहीं कर पा रही है, तो इट विल वर्क एज अ ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या करेगा, ये आपको एक ऑब्स्ट्रक्शन देगा जिसके चलते आप मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन है उसमें डिले होगी और आप अपने काम को इफ़िशिएंट वे में नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों को साइट क्लियरेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। रोड अप्रोच शुड बी वाइड, हियर इट इज़ रिटन वाइड बट इट इज़ नॉट वाइड, यहाँ पे वाइड होगा, so as to allow the truck for loading and unloading of construction material। आपको जो रोड है उसको वाइड करके बनानी है ताकि आपकी जो मटेरियल की लोडिंग अनलोडिंग है वो आसान हो सके। अगर मैं बात करूँ, इफ़ साइट ग्राउंड इज़ and even then it should be made plain for contouring is advance in done। तो हमारी अगर ग्राउंड है ना, अगर वो प्लेन नहीं है तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ग्राउंड को प्लेन करना पड़ता है, प्लेन करके बनाना पड़ता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट साइट क्लियरेंस। अगर मैं बात करूँ पर्पस एंड नेसेसिटी ऑफ जॉब लेआउट, जॉब लेआउट की क्या नेसेसिटी है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी नेसेसिटी को डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट, टू सेव द टाइम, ऑब्वियसली टाइम सेव होगा आपका। टू सेव गार्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को एक सिक्योरिटी मिलेगी। सपोज आपने कंस्ट्रक्शन करना है और आपने मटेरियल को खुले हुए में छोड़ दिया है और वहाँ से क्या हो रहा है, मटेरियल दूसरे लोग ले जा रहे हैं, तो जो मटेरियल इज़ नॉट सेफ, मटेरियल लोग लेके चले जाएंगे, कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड आपको जो गिवन टेंडर अमाउंट है उसमें आप कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट नहीं करा पाओगे। तो एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करना होता है। टू स्टोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को स्टोर करने के लिए
आपको बेसिकली जॉब लेआउट की ज़रूरत है। टू अवॉइड द टाइम डिले इन गेटिंग द मटेरियल आपको मिलने में या मटेरियल को रीच करने में जो टाइम डिले है वो ना हो, इसके चलते ज़रूरत है। टू यूज़ इक्विपमेंट मशीनरीज टू सेव टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, टू प्रोवाइड सेफ्टी टू वर्कर एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली सेफ्टी इज़ द बिगेस्ट फैक्टर विच इज़ नीडेड, सेफ्टी इज़ नीडेड फॉर एनी साइट कंस्ट्रक्शन। आप कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन साइट में जा रहे हो तो सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए आपकी जो जॉब लेआउट है उसको प्रिपेयर की जाती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट पर्पस एंड नेसेसिटी। अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो आपको एडवांटेज में वही सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं जो आपको नेसेसिटी में वहाँ पे थी। टू सेव टाइम, टू सेव द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट, टू सेव द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, स्मूथ वर्किंग ऑफ द प्रोजेक्ट, safety in working, proper use of material, economical use of equipment and machineries, to minimize the waste of material and to protect the material from damage. So it is all about site layout. अगर मैं important point की बात करूँ, किसी भी layout को बनाने के लिए क्या क्या important point है जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए. So it is all on your screen, you can see, and I am just going to have a small discussion with all these points written on your screen. क्या क्या है इन चीज़ों को सबसे पहले हम लोगों को समझना है। तो मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू स्टोर नियर टू वॉक टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इजी हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। मटेरियल को इतना नज़दीक रखना है ताकि आप जो है उसको वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, बगल में होना चाहिए, ताकि आप उसको आराम से कम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप उसको और इजी हैंडलिंग में आप उसको रीच कर पाओ। मशीनरीज़ को ऐसी जगह पे आपको प्लेस करना है जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सके और बार बार आपको शिफ्टिंग ना करना पड़े। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ऑफिस जो है वो एक प्रॉपर प्लेस में होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए। अब अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एक बेसिकली अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, एक बहुत बड़ी सी साइट है आपके पास, और अगर आपके ऑफिस जो है एक किसी कॉर्नर में है और पूरी की पूरी साइट जो है वहाँ से 1 to 2 किलोमीटर है, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा होगा कि आप साइट के हर एक कॉर्नर में जाके चेक नहीं करोगे आपकी कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है, या सम टाइम यू विल इग्नोर द प्रोसेसिंग। तो क्या होता है कि ये ऐसी जगह पे आपको जो साइट इंजीनियर की या फिर जो बेसिक शेडिंग है वो हम लोग ऐसी जगह पे प्रोवाइड करनी है जहाँ पे आप आसानी से विजिट कर पाओ पूरे के पूरे साइट को, और प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए। इट शुड बी रीजनेबल ना, आपको एक रीजनेबल लोकेशन देना है। इसके साथ साथ सफिशिएंट प्लेस फॉर मूवमेंट शुड बी अवेलेबल नियर टू वर्क फॉर ईजी मूवमेंट ऑफ लेबरर एंड मशीनरीज। एक अवेलेबल स्पेस होना चाहिए जिसमें लोग क्या मूव कर सके। अब अगर किसी स्पेस में काम कर रहे हैं और वो पूरा कॉम्पैक्टेड स्पेस है तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो रेट ऑफ जो इफ़िशियंसी ऑफ लेबर है ना वो कम हो जाता है। तो हम लोगों को एक इजी मूवमेंट के लिए, एक लेबर के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करना है। अब जहाँ पे बार बेंडिंग शेड्यूल है वहीं पे वो एक बहुत छोटा सा एरिया है, तो आपकी कहीं ना कहीं अगर एरिया लिमिटेड है तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है ना वो थोड़ा स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। Fencing and hoarding at site is required for safety and identification of project. It is very important point. The sixth one, fencing and hoarding. आप लोगों ने fencing देखी होगी, fencing आपने हमेशा देखा होगा। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि fencing actually होता क्या है। अगर आप fencing की बात करोगे तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर आप आसान भाषा में बोलोगे कि फेंसिंग क्या है, फेंसिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करें, तो आप ये समझ सकते हो ना कि आपके साइट में आपने जो भी सपोज़ आपको कहीं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है और आपने वहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम लोग एक बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं ना, एक टेम्पररी बाउंड्री हम लोग बनाते हैं कि इस बाउंड्री के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस तरह की जो सिस्टम है इसको हम लोग फेंसिंग बोलते हैं। और इसके ऊपर जो भी आप प्लेस करते हो उसको हम लोग होर्डिंग बोलते हैं। सपोज़ आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है, कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन, आपको डो नॉट इंटर, ये सब भी जो बोर्डिंग्स आप करते हो ये सबको होर्डिंग्स हम लोग बोलते हैं। तो आपको कहीं भी अगर आपको घेरना है, आपको अपने एरिया को जो है बाउंड्री करना है, टेम्पररी बाउंड्री प्रोवाइड करना है, सो इट इज़ बेसिकली नोन एज फेंसिंग। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अंदर में आपकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और यहाँ पे आपने बाहर से जो है फेंसिंग किया हुआ है। आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसके लिए आपने एक फेंसिंग किया हुआ है, आपने कुछ एक्सकवेट कर लिया ना। आप कभी भी रोड में जा रहे होगे, आपने रोड कंस्ट्रक्शन में देखा होगा, आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करने के ड्यूरेशन में क्या होता है, वहाँ पे इस तरह की एक आप देखोगे ऑरेंज एंड वाइट कलर का एक कोन लगा दिया जाता है, उस कोन के अराउंड जो है एक टेप लगा दिया जाता है, रेड कलर का रेडियम टेप आपने लगा हुआ देखा होगा। वो क्या बताता है, वो बेसिकली आपको ये बताता है कि इस पार्ट में कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आपको यहाँ पे इंटर नहीं करना है, ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है
है ना। अगर आप राइड कर रहे हो और आप उस सेक्टर में आप इंटर कर जाते हो, वो रात में भी विजिबल हो, नाइट में भी उसकी विजिबिलिटी हो, इसके लिए वहाँ पे रेडियम टेप का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपकी फेंसिंग के अंदर आती है। तो हम लोगों को कहीं भी किसी भी साइट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना है और हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है और वहाँ पे कोई लोग इंटर ना करे या किसी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोग फेंसिंग करते हैं। आपकी सिक्योर हो, आपकी जो साइट है वो पूरी की पूरी सिक्योर हो, कोई इंटर ना करे, तो उसके लिए भी हम लोग फेंसिंग करते हैं। तो फेंसिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कभी भी साइट कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहला काम जो किया जाता है वो फेंसिंग किया जाता है। एरिया को घेरा जाता है, एरिया को घेरने के बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाता है। अगर मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करूं, जो मतलब जो आपकी जो बिल्डिंग देखोगे G+10, G+8, G+2, मतलब जो भी आपकी बिल्डिंग है जो जिसमें मल्टी स्टोरी है, तो उस तरह की बिल्डिंग में आप देखोगे ना, ये फेंसिंग ऊपर तक किया जाता है। ये फेंसिंग कहाँ तक किया जाता है? जहाँ तक आपकी कंस्ट्रक्शन होनी है। इसका रीज़न ये है कि आपके जो ऊपर से कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन में आपके जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कोई भी मटेरियल ऊपर से नीचे ना गिर जाए, जिससे कि आपको किसी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस हो। आउटर पीपल जो बाहर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, बाहर में जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उनको किसी तरह का कोई लॉसेस ना झेलना पड़े कंस्ट्रक्शन से। सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग उसमें फेंसिंग करते हैं। अब फेंसिंग अलग अलग टाइप की होती है। मैं यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे आप देख सकते हो फेंसिंग किस लिए है और इसकी कितनी टाइप्स है, वो आपको यहाँ नोट डाउन है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ फेंसिंग, कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो आपको इन चीज़ों को मालूम होना चाहिए। अ कंस्ट्रक्शन साइट कैन बिकम हजार्डस एंड डेंजरस फॉर मूवमेंट सेफ्टी मेजर्स आर इग्नोर्ड. A construction site poses several dangers which leaves us wondering how can we keep the construction site safe. Open ditches, sharp metal rod, iron sheet and large logs can cause injuries to the people and poses risk to vehicles and machineries when left exposed. Putting temporary fencing around a construction site is one of the first safety measures that you should take. Fencing will fend off trespassers from accessing the building site and also provide security for the construction material. Those trespassing the site can easily be injured and can lead to legal tussle. Fencing of the construction site is mandatory requirement to in most of the site, hence it is necessary to avoid a potential legal action against you. आपको ये भी मालूम होना चाहिए ना कि जो इंडिया में हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलती है, या किसी भी कंपनी के लिए जो कंस्ट्रक्शन कंपनी बेसिकली रन करती है, अगर आप एक सपोज अगर आप L&T का एग्जांपल ले रहे हो या फिर अगर आप किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जांपल ले रहे हो, तो बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले जो होते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन को खुद से नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे टेंडर में डिवाइड करके छोटे छोटे जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको दे देते हैं। अब सारे कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैंडल करें, तो उनके लिए क्या होता है ना, उनके लिए एक रेटिंग्स डिसाइड की जाती है, जिसमें कि आपको ये बताया जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो लेबरर्स हैं वो कितनी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं, कितने ज़्यादा टाइम पे डिलीवरी देते हैं, कितने ज़्यादा टाइम पे आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, आप उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कैसा है। तो इन चीज़ों को देख करके बेसिकली किसी को जो उनकी जो प्रोजेक्ट है वो उनको दिया जाता है। तो किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स ले, ताकि सेफ्टी ऑफिसर जो भी आपके साइट को विजिट करें उनको ये आइडिया मिले कि नहीं, आपकी जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे आपकी सेफ्टी मेजर्स अच्छी है। अगर आप बात करोगे कितने टाइप की फेंसिंग होती है, तो वायर मैश फेंसिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, वायर्स को आप तार होता है ना, वायर को मोड़ करके यहाँ पे फेंसिंग की जाती है। बैरिकेड्स होती है। इसके बाद आपकी जो पाउंड पोस्ट चेन लिंक होती है, इसके बाद पैनल चेन लिंक होती है। तो आपने आप यहाँ डायग्राम पे देख सकते हो, आपकी इस तरह की जो सिस्टम है इसको बैरिकेड्स हम लोग बोलते हैं। जब चेन का इस्तेमाल किया जाता है ना फेंसिंग के लिए, तो उसको हम लोग वायर मैश चेनिंग बोलते हैं। और चेन लिंक को यूज़ करके आपकी जब फेंसिंग की जाती है तो उसको पाउंड पोस्ट चेन लिंक बोलते हैं, पैनल चेन लिंक बोलते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में। एंड दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट आई हैव टॉट यू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, आपको फेंसिंग मालूम होना चाहिए था। और आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छा लगता है देन आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।